तो वेलकम वंस अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सब्सिट्यूटिविटी कॉन्सेप्ट। तो अपन डी सेक्शन डी पेपर के लास्ट पार्ट के अंदर अपन आए पार्ट नंबर 13 आपके पास में, ठीक है ना। इसमें अपन क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपके पास में वो आएगा चैप्टर नंबर आपके पास में 14 में से 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में से आपके पास, ठीक है ना। 6 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है उसमें से मैंने क्वेश्चन लिया है जो 2019 में आपके पास आया हुआ है, इसको अपन लोग डिस्कस करते हैं, इसका सॉल्यूशन अपन लोग फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो गिवन क्या, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट 1,1,3 टू द लाइन x - 4/2 y/1 z - 2/-1 एंड आल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द गिवन पॉइंट आपके पास, ठीक है ना। तो देखो बोल क्या रहा आपके पास में एक पॉइंट है और आपके पास में एक लाइन है, उस पॉइंट से उस लाइन पे आपके पास में क्या आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, और जो जहां वो परपेंडिकुलर लाइन आपके पास में गिवन लाइन पे जाके टच करे वो क्या होगा, उसका परपेंडिकुलर मेरे पास क्या हो गया, पास में परपेंडिकुलर फुट मेरे पास हो गया। उस फुट के जो उस पॉइंट के क्या करना है आपको, कोऑर्डिनेट्स दिया करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द देम, है ना। क्या करनी है उनके बीच की, क्या करनी है आपको, डिस्टेंस भी क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्लियर। तो देख दे क्या है आपके पास में एक पॉइंट है, क्या है पॉइंट आपके पास 1,1,3 आपके पास, ठीक है। ये आपके पास में एक लाइन, एक आपको एक लाइन दे रही है इस तरह से, ठीक है ना। इस पॉइंट से इस लाइन पर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ये पास में क्या है परपेंडिकुलर आपके पास में। तो क्या करना है, ये लाइन जो आपके पास नहीं है इसको मैं L बोल देता हूं, L लाइन आपके पास में। इक्वेशन आपके पास में क्या है इसकी x - 4/2, इसको y - 0/1 लिख दूं मैं आपको, और z - 2/-1 ये आपके पास इक्वेशन। तो इस पॉइंट से इस इक्वेशन लाइन के ऊपर ये लाइन की जो आपको इक्वेशन दे रखी है कौन सी दे रखी है आपके पास, यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म आपको दे रखी है इक्वेशन की, ठीक है ना, लाइन की, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आप लोग क्या करते हो, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो। तो इस पॉइंट को मैंने मान लिया P मेरे पास में, ये मेरे पास में पॉइंट हो गया A आपके पास में, ठीक है ना। तो एक तो क्या करना है आपको A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं एंड PA की क्या करनी है आपको, वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या क्या फाइंड करना है आपको यहाँ पर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A फर्स्ट, सेकेंड आपको क्या करना है यहाँ पर डिस्टेंस PA आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है ना। किस टाइप से करोगे ध्यान दो, क्लियर। पॉइंट P मेरे को यहाँ पे दे रखा है, क्लियर। ये मेरे को कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है इक्वेशन की, क्लियर। अगर मैं इसको इक्वल में R1 मान लूं या मैं इसको इक्वल में R मान, ठीक है ना, इक्वल मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, R मान लिया, क्लियर। तो यहां से मेरे पास क्या होगी, मैं x y और z की वैल्यू R की फॉर्म में फाइंड कर सकता हूं। वो मैंने क्या बोलता हूं, मेरे पास पॉइंट क्या है A मेरे पास, ठीक है ना। तो देखो इसको कैसे करना, तो इक्वल टू मैं क्या माना है, R माना है। तो x - 4/2 इक्वल y - 0/1 इक्वल में z - 2 - 1 इक्वल टू R। ये R आपने क्या किया यहाँ पर ले लिया। तो यहां से अगर मैं x y और z के वैल्यू फाइंड करूं तो x - 4/2 इक्वल में R, तो x इक्वल टू मेरे पास में क्या हो गया 2R + 4। नेक्स्ट है पास y - 0/1 इक्वल टू R, तो y इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया R। थर्ड z - 2/-1 इक्वल में R, तो z इक्वल टू क्या आ गया माइनस का R + 2, या z इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 2 - R, ठीक है ना। तो x y z की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास में A आया, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A जो आपके पास में है वो क्या आ गया आपके पास में, x आया उसका 2R + 4, y आपके पास में है R, z आपके पास में आ गया 2 - का R, ठीक है आपके पास। नेक्स्ट क्या है, देखो PA आपके पास में क्या है, परपेंडिकुलर आपके पास में, ठीक है ना। ये PA आपके पास में क्या है, एक लाइन आपके पास में है नहीं, PA आपके पास में एक लाइन है। तो PA लाइन मेरे पास में क्या है, L लाइन पे मेरे पास में परपेंडिकुलर है। अब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उसमें कुछ रिलेशन आपके पास होता है नहीं होता,
यस होता है। उनकी डायरेक्शन रेशियो में आपके पास में रिलेशन होता है। क्या होता है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, वेयर a1 b1 c1 is the direction ratio of line first, a2 b2 c2 the direction ratio of the line second आपके पास। ठीक है आपके पास। अब देखो लाइन कौन सी मेरे पास है, PA परपेंडिकुलर है मेरे पास किसके ऊपर, L के ऊपर है आपके पास में। तो पहले PA परपेंडिकुलर अगर L है तो PA के डायरेक्शन रेशियो और L के डायरेक्शन रेशियो की आपको नीड होगी आपके पास में। अब PA के अगर मैं डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे निकालूं तो देखो आपके पास में क्या है, एक आपके पास में P पॉइंट आपके पास में 1,1,3, A पॉइंट आपने ले लिया कि 2r + 4r और 2 - r। अगर आपके पास में इसी लाइन के दो एंड पॉइंट आपको दे रखे हो और उस लाइन की डायरेक्शन रेशियो की अगर आपके पास में बात करें, ठीक है ना, तो यहां पे मैं डायरेक्शन रेशियो किसकी बात करता हूं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी अपन लोग का हुआ क्या, एक आपके पास में पॉइंट P आपके पास में जो गिवन है आपको यहां पर 1,1,3 आपके पास में, एक पॉइंट A आपको दे रखे हैं, उसके पास में कोऑर्डिनेट्स के पास में यहां पर क्या है 2r + 4r और 2 - ठीक है। अगर मेरे को डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है PA, ठीक है ना, तो मेरे को पता है अगर मेरे पास में किसी लाइन के दो एंडिंग पॉइंट अगर मेरे को दे रखे हैं तो उनके जो डायरेक्शन रेशियो मेरे पास होंगे, मेरे पास क्या होंगे, A = x2 - x1, B = y2 - y1 और C = z2 - z1, ठीक है ना। तो ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2 आपके पास, ठीक है ना। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ PA आपके पास क्या आ गया, x2 - x1, तो 2r + 4 - 1 r - 1 और 2 - r - 3। तो जब इसको सोल्व करोगे तो 2r + 3 r - 1 एंड देखो 2 - 3 माइनस का 1, तो मेरे पास क्या हो गया माइनस का r माइनस का 1। तो ये आपके पास में क्या आ गया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन PA आपके पास में आ गई, लाइन PA आ गई। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L आपके पास में क्या है, क्या आपके पास, बिकॉज ऑफ जो लाइन आपको दे रखी है आपके पास ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन आपको दे रखी है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन आपको दे रखी है आपके पास में। तो कार्टेशियन फॉर्म की आपके पास इक्वेशन क्या होती है, x - x1 / a, y - y1 / b, z - z1 / c। तो ये नीचे वाली मेरे पास वैल्यू होती है, वो क्या होती है, इस कार्टेशियन फॉर्म के अंदर लाइन की डायरेक्शन रेशियो जो मेरे पास वैल्यू होती है। तो इस लाइन के मेरे पास डायरेक्शन रेशियो मेरे पास में क्या हो गया 2 1 and -1, 2 1 and -1, ये आपके पास हो गए। नेक्स्ट आपके पास आपको पता है कि PA परपेंडिकुलर है L, और अगर आपके पास में दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशियो में मेरे पास रिलेशन क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल में 0 आपके पास होंगे। तो if PA is perpendicular on L, then अगर मैं इनको A1 A2 A1 B1 C1 इसको A2 B2 C2 मानूं तो क्या आ रहा है पास में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल मेरे पास में 0 होगा। इसको मैंने A1 मान लिया, इसको B1 इसको C1, ये A2 ये B2 और ये मेरे पास हो गया C2 आपके पास, ठीक है ना। अब A1 A2 मतलब 2r प्लस 3 मल्टीप्लाई में 2 प्लस B1 r - 1 मल्टीप्लाई में 1 प्लस -r - 1 मल्टीप्लाई में -1 इक्वल में 0 आपके पास हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये हो गया 4r + 6 प्लस r - 1 और मेरे पास क्या हो गया प्लस r + 1 इक्वल में 0 आपके पास है। तो 4r + r मेरे पास तो हो गया 6r आपके पास हो गया, -1 से +1 कैंसिल हो गया, प्लस का 6 इक्वल में 0, तो 6r = माइनस का 6, तो r = कितना हो गया पास यहाँ पर माइनस का 1 r = क्या आ गया माइनस का 1, ठीक है ना। तो अभी तक आपने इस समय एक काम किया, आपने r की वैल्यू निकाल दी। r की वैल्यू का यूज लेते हुए
क्या कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए निकाल सकते हो क्या पास में? वो आपके पास में क्या होते हैं? ए इक्वल टू होता है 2r प्लस 4r और 2 माइनस r। इससे अपन निकाल, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आपके पास क्या हो गया आपके पास में? 2r प्लस 4r एंड 2 माइनस r की आपने वैल्यू क्या निकाली है? माइनस का 1 निकाली है, पुट करो इसके अंदर, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 4 माइनस 1 और 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस का 2 प्लस 4, ये हो गया माइनस का 1 और ये प्लस का 3, ये हो गया प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए आपके पास में क्या हो गए? वो आपके पास में आ गए प्लस का 2 माइनस का 1 और प्लस का 3 आपके पास आ गए, ठीक है ना। अब आपको देखो फाइंड क्या करने का, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। मतलब क्या है, इस लाइन से इस गिवन लाइन पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं उसके फुट के मतलब उसके नीचे वाले पॉइंट्स के क्या करने हैं आपको? कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। उसने आपने आप क्या फाइंड कर लिया? आपने पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, तो वही क्या हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट आपके पास होंगे, वो कितना हो गया पास में? 2 माइनस 1 3। नेक्स्ट देखो इसमें, ये तो हो गया पास में पॉइंट ए के, और क्या फाइंड करना है आपको इसके अंदर? एंड आल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द गिवन पॉइंट, ठीक है ना। तो इस क्या करना है, इस पॉइंट से P से इस A की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोगों को फाइंड करनी है। अब दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करनी है, आपको अगर P A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो P A इक्वल टू आपके पास में यहाँ पर क्या होगा? क्या होगा? P A इक्वल टू आपके पास में रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या बन गए? x1 y1 z1 और a1 मेरे पास क्या बन जाएगा? x2 y2 और z2 आपके पास में। तो क्या होगा? रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो p a इक्वल टू क्या होगा आपके पास में? रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। x2 क्या आपके पास में? वो मेरे पास में a के 2, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस z2 आपके पास में यहाँ पर क्या? 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करो तो ये तो गया पास में 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर और 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया पास में रूट में 1 प्लस 4, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई? रूट 5। और मेरे पास में p है, मेरे पास में क्या लेंथ आपके पास में, तो आप इसको क्या लगा दोगे? रूट 5 यूनिट आप लोग लगा दोगे। तो आपने देखो इस क्वेश्चन में क्या समझा? आपने एक तो क्या किया? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए, और pa की आपने परपेंडिकुलर जो मेरे पास में लाइन है उसकी क्या की? आपने लेंथ फाइंड की है। देखो करने का ये जो मैंने तरीका आपको ये बताया ना, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपके पास में। क्लियर? करना क्या है? जो पॉइंट दे रखा है उसको सेम लाइन से क्या कर लो आप? इक्वल टू r मानकर एक पॉइंट ले लो, ठीक है ना। अब p a के क्या कर दिया मैंने? उसमें डायरेक्शन रेशियो निकाल दी। p a l के परपेंडिकुलर है, दोनों की डायरेक्शन रेशियो के बीच में मेरे पास रिलेशन क्या होगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। उससे मेरे पास में r की वैल्यू आ गई। r की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया? पॉइंट ए में पुट कर दिया, तो पॉइंट ए के आपके पास में क्या आ गए? कोऑर्डिनेट्स आपके पास में आ गए, उनका यूज लेते हैं। पॉइंट ए आपके पास में, पॉइंट पी आपके पास में। अब दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मेरे पास क्या होती है? रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस आपके पास में बहुत ज्यादा है। अब देखो पढ़ना क्या क्या चैप्टर इसमें 14 में से, चैप्टर 14 में से आपको पढ़ना है 14.3, 14.4 और 14.5। ये आपके पास में इसमें आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके पास, न्यूनतम दूरी। अब न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए क्या तीन ट्रिक आपके पास में। अगर आपके पास में जो लाइंस दे रही, क्वेश्चन क्या आएगा?
कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। तो टू लाइंस जो आपको दे रखी होगी वो क्या दे रखी होगी आपको, या तो वेक्टर फॉर्म में दे रखी होगी आपको, या कार्टेशियन फॉर्म में आपको दे रखी होगी, ठीक है ना। तो वेक्टर फॉर्म के लिए अलग फॉर्मूला है, कार्टेशियन फॉर्म के लिए अलग आपके पास फॉर्मूला है। अगर आपको दोनों फॉर्मूले याद नहीं रखने तो सबसे बेस्ट तरीका मेरे पास में क्या है, ठीक है, आप क्या करो, जो लाइन आपको दे रखी है उससे क्या कर दो, R1 और R2 की फॉर्म में दो पॉइंट्स निकाल दो। तो आपको पता है दो लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके पास होगी वो क्या होगी, जो लाइन बनाएगी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो लाइन के बीच में जो लाइन बनाएगी वो लाइन क्या होगी, दोनों लाइन के ऊपर मेरे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर आपके पास होगी। इसलिए यहां बोला है देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपके पास में ना है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी मेरे पास में, क्यों मेरे पास में क्या है, P है, परपेंडिकुलर है मेरे पास में। अगर आप किसी पॉइंट से एक लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है ना, वो लाइन मेरे पास क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट आपके पास लाइन होनी चाहिए। तो उस केस में जो मेरे पास में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ठीक है ना, वही क्या होगी, उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके पास होगी। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, डिफरेंट टाइप ऑफ आपको इसमें फॉर्मूले दे रखे हैं, वेक्टर फॉर्म में आपको कैसे निकालनी है, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकालनी है। 14.5 का फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो आपके पास सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, फिफ्थ या सिक्स्थ आपके पास में है, उसको करने के दो तरीके क्या होंगे, उसको करोगे आप लोग इस तरीके से, ठीक है ना। वहां आपको दो लाइनें दे रखी होगी, R1 मानना है इसको, फर्स्ट वाली लाइन को इक्वल टू R1 मान के एक पॉइंट ले लेना, सेकंड वाली लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में आपको दे रखी होगी, वहां पर इसको R2 मान के आपके पास में एक पॉइंट आप ले लेना। अब दोनों पॉइंट मेरे पास क्या होंगे, आपके पास में दोनों पॉइंट्स को जब आपस में मिलाओगे तो एक आपके पास में लाइन होगी, वो लाइन क्या होगी आपके पास में, फर्स्ट वाली लाइन और सेकंड वाली लाइन दोनों के ऊपर मेरे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर आपके पास में होगी। उसी ट्रिक से सेम इसी ट्रिक से क्या करना, आपको R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है, जिससे आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट वाली लाइन पे जो पॉइंट आपने P मानो या A मानो उसके आप क्या निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। सेकंड वाली लाइन के ऊपर जो मेरे पास में पॉइंट है उसके भी क्या निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो देखो 14.5 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 14.4 फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द लाइन, ये वाला क्वेश्चन आपके पास है। तो 14.4 या 14.5 दोनों में से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, तो आप लोग इनको पढ़ के रहना अच्छे से, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये आएगा चैप्टर 16 में से, प्रोबेबिलिटी में से आपके पास में, ठीक है ना। तो मोस्टली 80-90% चांस होते हैं बेस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आएगा और में, तो आपके पास में चांस मिलेगा आपको कि हां दो में से मेरे को एक करना है, ठीक है ना। तो दोनों में से एक पोर्शन आपको बेस थ्योरम का मिल ही जाएगा, बेस। उसी बेस पे मैं एक आपको क्या करवा रहा हूं, एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। तो 2018 में आपके पास में आया था, इसके बारे में लोग डिस्कस करते हैं। बेस थ्योरम के ऊपर है, वो आपके पास में 16.3 के जितने भी आपके पास सारे क्वेश्चंस होंगे वो आपको सोल्व कर लेने एक बार। मोस्टली 80-90% चांस है उनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाएगा आपके पास, ठीक है ना। कि और में आएगा, दो ऑप्शन आपके पास होंगे, दो क्वेश्चन आपके पास होंगे, उनमें से एक क्या होगा, बेस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन होगा ही होगा आपके पास, ठीक है ना। तो 2018 में क्वेश्चन आपके पास में आया था कि बैग A contain 3 red and 4 black balls and बैग B contain 4 red and 5 black balls, ठीक है ना। One ball is transferred from bag A to bag B and then a ball is drawn from the bag B, आपके पास, ठीक है ना। तो दिया हुआ है बैग A में आपको बॉल्स दे रखी ब्लैक और रेड, बैग B में आपको बॉल दे रखी, आपने क्या किया, बैग A से बैग B में एक बॉल को ट्रांसफर किया, ठीक है ना। तो बैग A से बैग B में एक बॉल को आप लोगों ने ट्रांसफर किया, उसके बाद आपने बैग B में से एक बॉल को ड्रॉ किया, बाहर निकाला आपने, ठीक है ना। तो जो बॉल आपने बाहर निकाला, द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी इन रेड कलर, ठीक है ना। तो बॉल आपने निकाल लिया, वो आपके पास क्या है, रेड कलर देखिए आपके पास में। तो क्या करनी है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक कलर। जो वो आपने ए से बी में बॉल को ट्रांसफर किया है, वो बॉल आपका समझ से ब्लैक कलर की है, क्या करनी है, उसकी आपको प्रोबेबिलिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो वो देख क्या रखा आपके पास में, बैग, ये बैग आपके पास में कौन सा है, ए, ये बैग आपके पास में बी आपके पास, ठीक है ना। बैग ए बैग बी आपको दे रखे। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है इसके अंदर आपके पास में, इसमें आपको 3 दे रखी है रेड बॉल, ठीक है ना, और 4 आपको दे रखी है ब्लैक, ठीक है। सेकंड में आपको दे रखी है 4 रेड बॉल और 5 आपको दे रखी है यहाँ पर ब्लैक। देख किया क्या, ये बॉल गिवन है, यहां तक मैंने कंप्लीट। वन बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग ए टू बैग बी, ठीक है ना।
तो एक बॉल को आपने बेग ए से बेग बी में ट्रांसफर किया, ठीक है ना। अब जो बॉल आपने ट्रांसफर की है वो क्या हो सकती है, क्या किस किस कलर की हो सकती है, या तो रेड कलर की हो सकती है या ब्लैक कलर की आपके पास हो सकती है, दोनों में से दो ही ऑप्शन आपके पास होंगे। चलो ठीक है। अब इस बॉल को ट्रांसफर करने के बाद आपने बेग बी में से एक बॉल को निकाला, बेग बी में से एक बॉल को निकाला है और वो बोल रहा है कि जो बॉल को निकाला उसका पास कलर क्या है, रेड कलर आपके पास। जिस बॉल को आपने निकाला है किस कलर की आपके पास में, रेड कलर की। तो क्या फाइंड करना है आपको, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो आपने बेग ए से बेग बी में बॉल का ट्रांसफर किया था वो किस कलर की होनी चाहिए आपके पास में, ब्लैक कलर की आपके पास होनी चाहिए। तो बेस थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन आपके पास में करना क्या आपको, चलो देखो स्टार्ट करो। क्या मैंने क्या लिखा, मैंने क्या लेट किया, लेट इवेंट E1। आप क्या करोगे यहां पर अलग अलग इवेंट मानोगे, इवेंट E1 ट्रांसफर ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बेग A2, मतलब इवेंट E1 आपको क्या एक घटना बताता है, इवेंट बताता है कि आपने रेड बॉल का ट्रांसफर किया बेग A टू B के अंदर, ठीक है ना। इवेंट E2 क्या बताता है, ट्रांसफर ऑफ ब्लैक फ्रॉम बेग A2, बेग A टू B में आपने E2 इवेंट क्या शो करता है कि ब्लैक बॉल का ट्रांसफर किया आपने, ठीक है ना। एक आपने माना इवेंट E आपके पास, इवेंट A आपको क्या क्या शो करता है आपके पास कि जो आपने बॉल निकाली वो आपके पास में क्या है, रेड कलर की आपके पास, ठीक है ना। तो क्या आपके पास इवेंट A आपको यहां पे क्या शो कर रहा है, ड्रॉन बॉल इज रेड कलर आफ्टर ट्रांसफर ऑफ वन बॉल फ्रॉम बेग A टू B। तो बेग A से बेग B में एक बॉल के ट्रांसफर होने के बाद में जो बॉल आपने ड्रॉ की है वो रेड कलर की है, इसको क्या शो करता है, इवेंट A शो करता है, ठीक है ना। तो ये आपने तीन इवेंट आपने यहां पर मान लिए, ठीक है ना। अब तीनों इवेंट्स के पहले आपके पास में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखो फाइंड क्या करना है आपको, वो देखते हैं फाइंड आउट क्या करना है आपको, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखो गिवन क्या है, क्या गिवन है कि जो बॉल आपने ड्रॉ की है वो आपके पास में क्या है, रेड कलर की आपके पास में। ये आपको कौन सा इवेंट शो करता है, इवेंट A करता है, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। तो इवेंट A आपको यहां पर क्या है, गिवन है, ठीक है। अब क्या बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट कि ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक कलर। ब्लैक कलर कौन से इवेंट को शो करता है, E2 को करता है। तो आपको फाइंड क्या करनी है, आपको P E2 अपॉन A की वैल्यू फाइंड करनी है। अब E2 अपॉन A आपको क्या शो करता है, A मतलब नीचे वाली घटना का इवेंट क्या होता है, जो पहले से क्या हो रखा आपके पास में घटित हो गया हो, मतलब A आपके पास में क्या है, रेड बॉल आप लोगों ने पहले से निकाल दी है। आप रेड बॉल के निकालने के बाद में, उस रेड बॉल के निकालने के बाद में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो ट्रांसफर बॉल आपने की वो क्या है, ब्लैक कलर की आपके पास में, ठीक है ना। तो P E2 अपॉन A आप लोगों को क्या करना है, फाइंड करना। क्लियर। कैसे करना है कैसे नहीं करना देखिए। नेक्स्ट, अब इवेंट E1 की अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं तो जो P E1 मेरे पास होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E1 आपके पास जो होगा, तो देखो अगर मैं यहां से बेग A से बेग B में रेड बॉल का ट्रांसफर करूं, ठीक है ना, तो उसके मेरे पास में प्रोबेबिलिटी मेरे पास में क्या हो सकती है। अब नंबर ऑफ रेड बॉल मेरे पास कितनी है बेग के अंदर, 3 मेरे पास में। टोटल नंबर ऑफ बॉल मेरे पास कितनी है, 3 प्लस 4 मेरे पास कितनी होगी, 7 आपके पास में होगी। तो इसके मेरे पास में प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी होगी, P E1 के मेरे पास कितनी आ गई, 3/7। तो नंबर ऑफ रेड बॉल मेरे पास कितनी है, 3 है। टोटल मेरे पास बॉल कितनी है मेरे पास में, 7 आपके पास में। अब P E2 की बात करो, E1 और E2 क्या है मैंने शो कर दिया, उसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दो, ठीक है ना। तो P E2 आपके पास में यहां पर क्या होगा,
इस बेग ए से बेग बी में ब्लैक बॉल के ट्रांसफर की प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या होगी? तो देखो क्या है, नंबर ऑफ मेरे पास ब्लैक बॉल कितनी है? 4 है। टोटल नंबर ऑफ बॉल मेरे पास कितनी होगी? 4/3 + 4, मतलब मेरे पास कितनी होगी? 4/7 आपके पास। तो P(E1) और P(E2) आप लोगों ने निकाल दिए। फिर अपन बात करते हैं P(A)/E1। ये क्या शो करता है? P(A)/E1 क्या शो करता है? यदि मैं बेग ए से बेग बी में रेड बॉल का ट्रांसफर करूं और उसके बाद में बेग बी में से मैं रेड बॉल को निकालूं, ठीक है ना, if probability of when we transfer red ball from A to B and then draw red ball from मतलब क्या हो गया? उसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपके पास में कि मैं ए से बी में रेड बॉल का ट्रांसफर करता हूं, बी में से रेड बॉल को निकालता हूं, उसकी मेरे पास प्रोबेबिलिटी मेरे पास में क्या होगी? वो देखो क्या होगा। अगर मैं यहां से इसमें रेड बॉल का ट्रांसफर करूं तो नंबर ऑफ रेड बॉल बेग बी में मेरे पास कितने हो जाएंगे? 4 + 1 मेरे पास 5 हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ मेरे पास बॉल कितने हो जाएंगे? मेरे पास 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पे मेरे पास में कितनी हो गई? 5। तो मेरे पास हो गई रेड बॉल और 5 मेरे पास में ब्लैक बॉल मेरे पास में। अब इनमें से अगर मैं एक रेड बॉल को निकालूं तो उस एक रेड बॉल के निकलने की मेरे पास प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी होगी? 5 टोटल नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल आपके पास में। तो नंबर ऑफ रेड बॉल मेरे पास कितनी है? एक ट्रांसफर की 4 + 1 5 हो गया। 5 + 5 आपके पास कितना हो गया? 10 हो गया। तो इसके मेरे पास प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी हो गई? इसकी 5/10 आपके पास में। तो मेरे पास में 1/2 आपके पास में। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी आ रही है? 1/2। P(E2) P(A)/E2 फाइंड करो। तो सेम आपके पास स्टेटमेंट लिखो, ठीक है ना। जो रेड है आपके पास में, उससे मेरे पास क्या आ गया? ब्लैक। बाकी सेम टू सेम आपके पास, ठीक है ना। आपके पास सेम टू सेम आपके पास बस इस रेड की जगह अगर आप बेग ए से बेग बी में ब्लैक बॉल का ट्रांसफर करो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अगर मैं यहां से इसमें ब्लैक बॉल का ट्रांसफर तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल मेरे पास कितनी हो जाएगी? यहाँ पर आपके पास 6 हो जाएगी। अब इसमें से अगर मैं एक रेड बॉल को निकालूं तो मेरे पास में नंबर ऑफ रेड बॉल मेरे पास कितनी है? यहाँ पर 4 है। टोटल नंबर ऑफ मेरे पास बॉल कितनी होगी? 4 + 6 मेरे पास 10 हो गई। तो इसके मेरे पास में जो प्रोबेबिलिटी मेरे पास होगी, मेरे पास कितनी हो जाएगी? 4/10 आपके पास। 4/10, इसको आप 2/5 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ना फ्रॉम बेस थ्योरम क्या होता है? प्लस P(E2)/A जो वो क्या होगा? P(E2) × P(A)/E2 डिवाइड P(E1) × P(A)/E1 प्लस P(E2) × P(A)/A बोलता है आपको बेस थ्योरम, ठीक है ना। सारी सबकी वैल्यू आपके पास में। इवेंट E2 कितना आपके पास है? यहाँ पर 4/7। A/E2 आपके पास में कितना है? 2/5 डिवाइड E1 कितना आपके पास में? यहाँ पर 3/7। A/E1 कितना है आपके पास यहाँ पर? 1/2 प्लस वापस 4/7 मल्टीप्लाई 2/5। देखो 7 मेरे पास में से क्या हो गया? मेरे पास में कैंसिल हो गया। ऊपर मेरे पास देखो वैल्यू क्या बची? मेरे पास में 8/5, ये बचा मेरे पास में 3/2 प्लस 8/5 8/5। तो ये हो गया 8/5। नीचे एल से मेरे पास कितना आ गया? 10 आया। 2 डिवाइड इसमें 5 टाइम 5 मल्टीप्लाई 3 15 प्लस 8। तो ये हो गया 8/5 मल्टीप्लाई 10/15 प्लस 8 मेरे पास कितना हो गया?
23 आपके पास होंगे। तो 5 से आपने इसको कैंसिल किया 2 टाइम, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी आ गई 16/23 आपके पास। ठीक है ना। तो बेस थ्योरम का यूज आपको इस तरह से करना है। पता लग गया सबको। तो ये एग्जाम में बेस थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है ना। मैंने आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन करवा दिया एक टाइप का, बाकी वाले क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। किसी में अगर डाउट हो तो कमेंट करो। कल ही आपके एग्जाम है, ठीक है ना। तो कल आपके एग्जाम से सबके, तो मेरा ऑल द बेस्ट आपके लिए। आप इन वीडियोस को कंप्लीट देखिए। पार्ट 13 तक मैंने वीडियोस को बनाए, तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक एक बार सारे वीडियोस को आप लोग देखिए, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए कि कौन से चैप्टर में से किस टाइप का या कितने मार्क्स का मेरे पास क्वेश्चंस मेरे पास आता है। ठीक है ना। तो इस पोर्शन में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 30 में मैंने आपको डिस्कस किया था बेस थ्योरम के लिए। आपके पास बेस थ्योरम के मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए। 16.3 सोल्व करो। बेस थ्योरम के सारे क्वेश्चंस उसमें से मेरे पास आएंगे, और उनमें से एक क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा आपके पास में। ठीक है ना। तो मेरा आपको ये कहना है कि एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दो, पूरे वीडियोस को ही देखो, ताकि आपके डाउट सारे क्लियर हो जाए। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।